हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंड ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी टारगेट सेट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। हमने रियल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। रियल एनालिसिस का जितना भी सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी रियल एनालिसिस वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो घबराएं नहीं। वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है टारगेट सेट, उसमें जाके वो देख सकते हैं रियल एनालिसिस के टोटल 18 लेक्चर्स हैं हमारे रियल एनालिसिस के। हमने रियल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं और अपने स्टेटमेंट्स, रिजल्ट्स, थ्योरम्स को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक से चलेंगे और एडवांस की ओर मूव करेंगे। और आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये फाउंडेशन कह सकते हैं, फाउंडेशन बेस जो भी हम आगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे उसके लिए ये वाला लेक्चर अटेंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते हैं। आई नो ये थोड़ा बेसिक है, लेकिन यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। ये सभी बच्चों ने हमने +1 +2 में डिस्कस किया होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से लिखे जाते हैं? a प्लस आयोटा b। जो भी नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे ये जो आयोटा होता है, ये आयोटा, इसकी वैल्यू क्या रहती है? √-1। जब भी हमारे रूट नेगेटिव में या अंडर रूट में चले जाते थे तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करते थे, उसमें बोलते थे कि हमारे पास रियल नहीं कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ से ही हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट हुआ है, इसी वर्ड से आयोटा से बेसिकली हमारी ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट हुई है, इमेजिनरी नंबर्स की जर्नी स्टार्ट हुई है। तो हमारी ये वैल्यू रहती है आयोटा की। अब ये जो हमने नंबर लिखा, इसमें कौन सा रियल पार्ट रहता है और कौन सा कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है? यहाँ पे मैं एग्जांपल मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ 5+3 आयोटा या 5+4 आयोटा ले लेते हैं, क्योंकि आई थिंक एग्जांपल इन्होंने मेंशन नहीं करा है और यहाँ पे इमेजिनरी और रियल पार्ट जो वो मेंशन किए हैं, तो मैं यही वाला एग्जांपल ले लेती हूँ। तो अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है बेटा? जिसमें आयोटा नहीं लगा होगा वो क्या रहता है? हमारा प्योर रियल पार्ट। तो ये क्या आ जाता है? हमारा रियल वाला पार्ट। और ये जो आयोटा वाली टर्म होती है ये क्या आता है? हमारा ये होता है इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। जिसके साथ आयोटा जुड़ गया वो हमारा क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया, जिसे हम कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं, रियल पार्ट को डिनोट करते हैं REZ से और इमेजिनरी को IMZ से। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे REZ होगा और यहाँ पे IMZ होगा। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करना हो तो किस तरीके से करते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरी लाइन को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। अब मान लेते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आर क्या आ जाता है बेटा? इस तरीके से एक लाइन रहती है जिसे हम क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। अभी आगे हम ये डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से, और इसे हम आर्गेंट प्लेन में या तो गॉसियन प्लेन में जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारा प्लेन रहता है वो आर्गेंट प्लेन रहता है या तो गॉसियन प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आती है बेटा? ये आती है a² + b² होल अंडर द रूट। ठीक है, अगर हमारे पास हमने a प्लस आयोटा b जो हमने रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या रहती है बेटा? √a² + b²। जैसे हम निकालते थे ना कि रिजल्टेंट वेक्टर, तो बस उसी तरीके से आपने निकालना है। ये हमारा पॉइंट b रहता है, ये पॉइंट हमारा a रहता है। और अगर हमें इसे कॉस और साइन की फॉर्म में लिखना हो, जैसे पोलर फॉर्म में लिखना हो, तो ये हमारे पास r cos थीटा रहता है, यहाँ पे r cos थीटा, और ये वाला रहता है हमारा r sin थीटा, इस तरीके से। ठीक है,
तो इस तरीके से हम अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी पोलर फॉर्म लिखूं तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, और अभी हम मास्टर्स लेवल का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर होगी। और अगर नहीं है तो मैंने एक फटाफट से रिकॉल करवा दिया है आपको सॉरी, कि क्या क्या हमारी चीजें रहती हैं। अब बेटा सबसे जो बेसिक चीज होती थी, अब ये आयोटा की जो पावर होती है उसकी वैल्यूज क्या रहती थी। आयोटा अगर हमारा पावर 1 होता है तो वो सेम आयोटा ही रहता है। अगर आयोटा की पावर 2 होगी बेटा तो आयोटा पावर 2, अब आयोटा क्या होता है हमारा अंडर रूट -1 होता है। अगर इसकी पावर में 2 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से अंडर रूट से कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो हमारी आयोटा 2 की वैल्यू क्या रहती है बेटा -1। उसी तरह आयोटा 3 की वैल्यू क्या रहेगी, अब ये स्क्वायर और इसमें मैं एक और आयोटा अगर माइनस का आयोटा सॉरी इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे आयोटा स्क्वायर के साथ इसको लिख सकती हूँ ना मैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर क्या था -1 इंटू आयोटा, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ आयोटा। तो हमारे पास आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या रहती है माइनस ऑफ आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास 1, क्योंकि इसकी पावर 4 भी कर दें तो भी 1। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया बेटा, यहाँ से रिजल्ट आ गया कि जनरलाइज होगी जो भी हमारी इवन वाली पावर होगी उस पर हमारे पास या तो +1 या तो -1 मिल रहा है। इसके बाद ये फिर से रिपीट करेंगे अपने इसी प्रोसीजर को। अब मैं आयोटा 5 लिखूं अगर, तो आयोटा 4 इंटू आयोटा रेस्ट बार 4 इंटू आयोटा लिख सकती हूँ, तो ये क्या आ गया मेरे पास आयोटा। फिर से साइकिल रिपीट होगा, तो ये हमारे पास कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक जर्नलाइज्ड वैल्यूज बन जाती है, जर्नलाइज्ड रूल बन जाता है कि अगर आयोटा की पार 4n होगी तो वो 1 देगा। आयोटा की पार अगर 4n+1 होगा तो उसकी वैल्यू आयोटा होगी। आयोटा की पार अगर 4n+2 होगा तो -1 जाएगा, और अगर आयोटा की पार 4n+3 होगा तो वो -1 जाएगा। यहाँ पे n हमारा कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से एक जनरलाइज्ड रूल हमें मिल गया कि इससे हम पता लगा सकते हैं। अब जैसे आयोटा की पार 200 भी दे दी हो तो अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि हमारे आयोटा की वैल्यू क्या रहने वाली है। क्लियर? चलिए अब कुछ एक बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं बेटा हमारे पास एल्जेब्रा के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ये जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं। अभी हमें लगता है कि ये इजी हैं, हमें आते हैं, तो हम इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, या इतने हायर मैथमेटिक्स में हमारे क्या ही यूज़ होंगे, लेकिन ये बेसिक हमें हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये बेसिक्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। तो चलिए एडिशन के लिए सबसे पहले आती है कि अगर मेरे पास दो कोई भी, मैंने जस्ट अ सेकेंड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं बेटा, अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ तो मैं इनको कैसे ऐड करूँगी। पहले तो प्योर वाला पार्ट आपस में ऐड कर लूँ, a+c प्लस आयोटा को बाहर कॉमन ले लो, और फिर इमेजिनरी वाला पार्ट क्या आ जाएगा b+d। इस तरीके से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सिमिलर गोज विद सब्ट्रैक्ट, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले प्योर वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आयोटा और इमेजिनरी पार्ट जो टर्म्स बचे हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे मेरे पास कोई a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और c प्लस आयोटा डी मेरे पास अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगी। सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए ए सी, फिर b और d को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और बीच में साइन लगेगा सब्ट्रैक्ट का, फिर इमेजिनरी पार्ट को लेके चलिए, a और d को लीजिए प्लस b और c। तो इस तरीके से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब हम डिवीजन पे मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम जेड लेके चलते हैं ना हमेशा,
z होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी, तो अगर ऑपरेशन z1 और z2 पे है, मल्टीप्लिकेशन का तो इस तरीके से और डिवाइड को इस तरीके से लिखा जाता है बेटा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। अब इसको जनरलाइज करके हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, आपको वो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। वैसे आप इनको मल्टीप्लाई करके क्रिस क्रॉस करके भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें। वो क्या रहता है हमारे पास बेटा, a और c का ये आपस में इस तरीके से a और c का प्रोडक्ट प्लस b और d का प्रोडक्ट अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया हमारा प्योर वाला पार्ट। और साथ में इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाता है बेटा, इस सेम क्रिस क्रॉस में बी और सी माइनस ए और डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रहते हैं हमारे पास बेटा। सो इस तरीके से हम अपने डिवीजन वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करा सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए बेटा कि कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये हमारे पास कंजुगेट क्या रहते हैं, कंजुगेट की क्या वैल्यूज आती हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे हम यूज करते हैं काफी ज्यादा कंजुगेट को। हमारे पास कंजुगेट क्या आता है बेटा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैं मान लेती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर z, मैंने जस्ट अ सेकेंड z मैंने ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 1 प्लस आयोटा बी। अब इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, कंजुगेट को हम डिनोट करते हैं z बार से। वो क्या आ जाता है, ये जो साइन होता है बेटा ये आपने बेसिकली चेंज कर देना होता है, तो क्या आ जाएगा a माइनस आयोटा बी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे रियल वाले पार्ट के लिए, रियल पार्ट हम किस तरीके से लिखते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं आर ई जेड, जेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा प्लस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन 2, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन रहता है हमारा रियल पार्ट का। अब अगर हमें इमेजिनरी पार्ट लिखना हो बेटा, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, z बस ये साइन चेंज करेंगे, माइनस ऑफ कंजुगेट अपॉन 2, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट के लिए रहता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता रहनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया, हमें वो लगे उसका रियल पार्ट ये है, अगर ऑप्शन में दिया हो कि उसका रियल पार्ट हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है ये है, तो आपने उसको किस तरीके से चेक करना है, जस्ट इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और आपको आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज रहती है कंजुगेट की, कि अगर हमारे जो कंजुगेट है, अगर हम कंजुगेट का दोबारा से कंजुगेट कर दें, जैसे अगर मेरे पास कोई कंजुगेट है और उसका मैं फिर से कंजुगेट कर दूं बेटा, तो वो क्या आ जाएगा z। जैसे a प्लस आयोटा बी था, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा a माइनस आयोटा बी। अब इसका कंजुगेट करूंगी तो फिर से क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा बी। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कंजुगेट का दोबारा से कंजुगेट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, z के इक्वल, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है। उसी तरह कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2, उनका कंजुगेट एक साथ लिया गया है, मतलब जो रिजल्ट इनको सम करके आया उसका कंजुगेट लें, तो वो इनके सेपरेट कंजुगेट के सम के इक्वल होगा। क्लियर? उसी तरह सेम गोज विद माइनस, जैसे z1 माइनस z2 का अगर हम निकालें कंजुगेट, तो वो z1 माइनस z2 के पार्टिकुलर कंजुगेट के इक्वल आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही रिजल्ट होल्ड करता है और डिवीजन में भी। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, z1 z2 का जो पर्टिकुलर कंजुगेट होगा जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर z1 और z2 को आप खुद में आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और उसका कंजुगेट कीजिए, वो क्या आएंगे, सिमिलर वैल्यू आएगा। उसी तरह डिवीजन में भी अगर आप z1 अपॉन z2 को सॉल्व करते हैं उसके बाद उसका कंजुगेट निकालते हैं, तो वो अगर आप z1 का कंजुगेट निकालते हैं और अपॉन करते हैं हमारे z2 के कंजुगेट से, तो उनके पर्टिकुलर कंजुगेट के इक्वल आता है। लेकिन ये जो हमारे डिवीजन होता है इसमें एक कंडीशन रहती है बेटा कि ये जो z2 है ये नॉन जीरो होना चाहिए, अगर डिवाइड में ही जीरो आ गया तो ये नॉन डिफाइंड चला जाएगा, इसीलिए z2 का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। जो हमारा सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम इस तरीके से कहें कि अगर जीरो को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना हो, कि हम उसको कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कि नहीं,
तो 0 को भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरीके से लिखा जाता है कि हमारे पास इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 0 प्लस आयोटा 0 लिख दूं मैं, तो ये हमारे पास 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं 3 को लिखना चाहूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो 3 प्लस 0 आयोटा, ये हमारे पास कि इसका रियल पार्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इमेजिनरी पार्ट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस तरह बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे a प्लस आयोटा भी हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पार करते हैं और उसका कंजुगेट लेते हैं, तो वो अगर हम उस जेड का पहले कंजुगेट ले लें और उसकी पार कर दें तो उसके इक्वल ही आएगा। उसी तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए भी एग्जिस्ट करती है। जैसे जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड हमारे पास क्या आ जाता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ये दो इक्वल होंगे हमारे पास, ठीक है। और उसी तरह इमेजिनरी के लिए भी अगर जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड करते हैं बेटा, तो वो 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल आता है। ये मतलब प्योरली इमेजिनरी रहता है हमारे पास। जो नेगेटिव अगर हम सम करते हैं अपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कंजुगेट का, तो वो हमेशा प्योरली रियल रहता है। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके कंजुगेट को, उनको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आता है ये क्या आता है, प्योरली इमेजिनरी आता है। अगर आपको ये स्टेटमेंट्स पता है तो आपको इनके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर ऑप्शन में दे दिया कि जो इसका z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू आ रही है 2 आयोटा, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा सॉल्व करने की, इनको माइनस करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ प्योरली हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है और हमें पता है रिजल्ट से कि ये इमेजिनरी नंबर होते हैं प्योरली, तो हमने यहीं से ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर देना है कि हमें पता चल गया कि डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योरली इमेजिनरी रिजल्ट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है बेटा हमारे पास कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है, प्योरली इमेजिनरी। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट कर रही हूं z इंटू कंजुगेट ऑफ z, तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के, या फिर मॉडुलस ऑफ, ये सारी वैल्यूज क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। कंजुगेट का मॉडुलस ये प्योरली रियल पार्ट रहता है, प्योरली रियल पार्ट, क्योंकि हमारा ये जो मॉडुलस होता है ये हमेशा हमारा रियल रहता है। हमने किया था ना, मैंने बताया था ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है इसका, तो ये हमेशा क्या रहता है, प्योरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, प्योरली रियल पार्ट रहता है बेटा। उसी तरह अगर हम z1 और z2 कोई अलग अलग नंबर है, z1 और z2 का कंजुगेट, उसी तरह z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 करते हैं, तो वो 2 इंटू रियल पार्ट आ जाएगा z1 और z2 के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट के, जो कि अगेन किसके इक्वल हो सकता है, या तो इसके z1 का कॉन्जुगेट इररिस्पेक्टिव ऑफ z2, उसी तरह या तो फिर z2 का कॉन्जुगेट कर दो और z1 को हम डायरेक्ट लेके चले, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, इक्वल रहती है। क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपके सारे डाउट्स जो वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मैं उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है वीडियो में तो आप वो भी बता सकते हैं। और अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो बाकी के रियल एनालिसिस के लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। हमारा 7 जून को हमारा HP सेट का पेपर है, उससे पहले अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन होके हम अच्छे से इतना पढ़ लेंगे कि हमारा इतना स्कोर आ जाए कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हम क्रैक कर पाएँ। क्लियर। और हाँ, बच्चों ने कहा था कि हम पेपर 1 की भी वीडियोस लेके आएँ, तो थोड़ा अभी इश्यू रह रहा था, लेकिन होपफुली कल से आपको पेपर 1 के लेक्चर्स भी मिल जाएँगे। जैसा कि आप सबको पता है हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी का, वाईफ़ाई कनेक्टिविटी का, उसी वजह से थोड़ा वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन
इसको रिजॉल्व कर लिया गया है और कल से आपको पेपर 1 का भी लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। और आप मेरे को कमेंट करके बताना भी कि आप बच्चे कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन-सी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? हिमाचल के ही बच्चे हैं या बाहर हिमाचल के बाहर के बच्चे भी हैं, सीएसआईआर नेट के लिए देख रहे हैं, आईआईटी जैम के लिए देख रहे हैं, गेट के लिए देख रहे हैं या एचपीसेट के लिए देख रहे हैं, किस एग्ज़ाम के पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया बेटा, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे वो हमने डायग्राम बनाया था ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आर वाला पार्ट होता है, ये हमारा मॉडुलस रहता है इस तरीके से। ये बी रहता है हमारे पास, ये ए। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या रहता है हमारे पास बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा 3, तो यहाँ पे मॉडुलस क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9, ये हमारा क्या रहेगा बेटा? मॉडुलस। इस तरीके से हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब मॉडुलस है, मॉडुलस की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मॉडुलस की नॉन नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होता है। कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप मॉडुलस में रख दो, वो हमेशा पॉजिटिव में चली जाती है। और मॉडुलस 0 कब होगा बेटा? 0 कब होगा? अगर z हमारा 0 होगा, तो मॉडुलस हमारा 0 होगा। और अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा मॉडुलस कभी भी क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा, हमेशा मॉडुलस हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हमारा z ग्रेटर देन 0 है, या ग्रेटर देन 0 नहीं करो आप, नॉन 0 करो, क्योंकि अगर z की वैल्यू नेगेटिव में भी होगी तो मॉडुलस में जाके क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। क्लियर? रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए मॉडुलस का रोल क्या रहता है कि अगर माइनस करेंगे हम, मॉडुलस के साथ माइनस लगाते हैं, तो वो हमेशा रियल पार्ट के लेस देन और इक्वल्स टू रहता है और मॉडुलस उससे ग्रेटर रहता है। क्लियर? और हमारे पास अगर हम इमेजिनरी पार्ट के लिए करते हैं, तो सेम यही रिजल्ट होल्ड करता है बेटा, कि हमारा इमेजिनरी पार्ट भी जो नेगेटिव ऑफ मॉडुलस है उससे ज़्यादा होगा और मॉडुलस तो हमेशा उससे ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से इस रेंज में ये लाई करते हैं। अगर आपको ये स्टेटमेंट वाइज ये रिजल्ट पता है, तो जब क्वेश्चन ज़्यादा घुमा के अगर दे दिया, स्टेटमेंट बेस्ड बनाया गया है कम्प्लीटली, तो उसमें इस तरीके के रिजल्ट्स आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाते हैं कि कौन सी, अब किसी नंबर का मॉडुलस दे दिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का और नीचे दिया गया होगा कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें प्रॉपर्टी से पता है कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा रिजल्ट जो है आपका करेक्ट है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही हाई हाई लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे आपको, कुछ एक बेसिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बेसिक से इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, प्योर मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखे गए होते हैं, रिजल्ट्स की फॉर्म में लिखे गए होते हैं, और हम अक्सर वहीं पे सिली मिस्टेक्स करके अपने क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। हमें आते होते हैं वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आते हैं, रिजल्ट हमें निकालने भी आते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उनको हम भूल जाते हैं अक्सर और उनमें सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो अक्सर हमसे गलत हो जाता है। तो आपने ये प्रॉपर्टीज हमेशा ध्यान रखनी है। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, फिर अगली सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी बताते हैं। सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, कि अगर हमारा मॉडुलस ऑफ जेड करते हैं हम, या फिर उसके कंजुगेट का भी मॉडुलस करें, तो वो किसके इक्वल आएगी? या तो माइनस ऑफ जेड, तो ये फिर से जेड आ जाएगा, या फिर उसको माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो ये किसके, या फिर इसको इस तरीके से भी, इमेजिनरी पार्ट का इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर? ये हमारी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज है कि ये सारी सारी वैल्यूज क्या रहती हैं हमारे पास? इक्वल रहती हैं। अगर प्रोडक्ट में करें बेटा कंजुगेट, जैसे z इंटू कंजुगेट ऑफ z कर लें, तो ये किसके, अभी रिजल्ट पढ़ा हमने ये, कि मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर कंजुगेट के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ये हमने अभी, ये हमारा कंजुगेट में भी रिजल्ट है, ये प्रॉपर्टी हमारी कंजुगेट में भी है
और ये हमारी मॉडुलस से रिलेटेड है क्योंकि ये मॉडुलस का स्क्वायर में चेंज हो जाती है, इसीलिए मॉडुलस में भी ये हमारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहते हैं बेटा हमारा कि अगर हम मॉडुलस करेंगे Z1 इंटू Z2 तो वो Z1 का मॉडुलस पर्टिकुलर और Z2 के मॉडुलस पर्टिकुलर मॉडुलस के इक्वल आ जाएगा। अगर इसको जनरलाइज जैसे एन टर्म तक लिखा जाए तो ये कैसे आ जाएगा बेटा? एन टर्म तक किस तरीके से लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 अप टू सो वन Zn, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 अप टू सो वन मॉडुलस ऑफ Zn। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब डिवीजन वाली प्रॉपर्टी सेम कहती है कि अगर हम मॉडुलस निकालें इस तरीके से अलग अलग से तो मॉडुलस पर्टिकुलर के मॉडुलस के डिवीजन के इक्वल आएगा। और यहाँ पे अगेन हमें बेटा जो हमने डिस्कस किया था कि Z2 हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर Z2 की वैल्यू हमारा जीरो आ गया तो ये चीज क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब पार की बात करते हैं। पार में क्या आएगा बेटा कि अगर मैं किसी जो हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पार कर दूं, उसके मॉडुलस की पार, तो वो क्या आ जाएगा? z की खुद की पार का मॉडुलस। ये थोड़ा मैंने इस तरीके से लिख दिया। अगर हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पार दी गई और उसका अगर हम मॉडुलस कर देते हैं तो वो नंबर है उसका मॉडुलस निकालो और उसकी उतनी पार कर दो, इनकी वैल्यू क्या रहती है? इक्वल रहती है। और यहाँ पे जो ये n होता है बेटा ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ये n हमारा कोई भी जर्नल पार हो सकती है, स्क्वायर, क्यूब, 15, 16 अप टू सो ऑन n नंबर तक हमारी कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर? अब यूनिमॉड्यूलर कंडीशन क्या बोलती है बेटा? ये दो कंडीशंस आपको रेसिप्रोकेटरी और यूनिमॉड्यूलर कंडीशन ये हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हमारे पास यूनिमॉड्यूलर कंडीशन क्या बोलती है बेटा कि अगर मॉडुलस ऑफ z हमारे पास 1 है देन जो हमारा कंजुगेट होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन z के इक्वल। उसकी कंजुगेट की वैल्यू क्या चाहिए? 1 अपॉन z के इक्वल। और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं z का इनवर्स कर दूं तो z का इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? आप तो पहले कॉन्जुगेट कर लो z का और नीचे कर लो मॉडुलस का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा z जो होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए z की वैल्यू। तो इनवर्स की ये वैल्यू होती है और इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इनवर्स की प्रॉपर्टी मिल गई यहाँ से कि z इनवर्स क्या आ जाएगा? कंजुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। हमें पता है मॉडुलस प्योर वैल्यू आएगी नीचे और कंजुगेट हमारा साइन चेंज करके जस्ट वैल्यू लिखी गई होती है। इनका जो हमारे पास डिवीजन रहता है वो हमारे पास क्या आ जाता है? इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बता देना बेटा, मैं आपको फिर से करवा दूंगी। क्लियर? अब आर्ग्यूमेंट पे चलते हैं। अभी तक तो हमने देख लिया कि हमने किस तरीके से कंजुगेट रहता है हमारे पास, किस तरीके से मॉडुलस रहता है, ये सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं। काफ़ी हद तक हमने +1 +2 में भी पढ़ी हैं। अगर आपने आर.डी. शर्मा वगैरह प्रेफर किया होगा या कोई बच्चे सीबीएसई से पढ़े होंगे या सीबीएसई से नहीं भी पढ़े होंगे, जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की होंगी आर.डी. शर्मा वगैरह, उनको तो ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पता होंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जैसे मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ, मैं स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ही लेके चलूंगी क्योंकि उसी से क्लियर हो जाएगा ए और बी तो हमारे कोई भी इंटीजर रह सकते हैं। ये मैं वैल्यू ले लेती हूँ बेटा। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ए आर जी ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ए आर जी, ये इसको या फिर थीटा भी लिखते हैं हम। ये किसके इक्वल आता है बेटा? ये होता है tan इनवर्स बी अपॉन ए की। किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स बी अपॉन ए। अब ये tan इनवर्स और बी अपॉन ए क्या है? ये यहाँ से है बेटा। ओहो प्लीज मेरी लाइन को थोड़ा इग्नोर करना। यहाँ पे हमने बोला था यहाँ पे आर आता है, ये यहाँ से बी और यहाँ से ए, यहाँ पे बी यहाँ पे ए, बी और ए होते हैं ये वाली वैल्यूज, ये बी की होती है, ए की होती है ये वाली। और यहाँ पे हमने क्या बोला था? आर कॉस थीटा रहता है और ये क्या रहती है? आर साइन थीटा रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना होता है?
tan इनवर्स निकल जाता है, b अपॉन a करेंगे तो जो ये जो थीटा बेटा ये फॉर्म होता है, इस थीटा को हम क्या कहते हैं, हमारा आर्ग्यूमेंट। ये थीटा हमारा क्या रहता है, आर्ग्यूमेंट का थीटा, और इसकी वैल्यू क्या रहती है, tan इनवर्स b अपॉन a। b अपॉन a यहाँ से आ जाएगी b और a की वैल्यूज, और उसके साथ अपने जस्ट tan इनवर्स करना है, और वो क्या आ जाता है, आपका आर्ग्यूमेंट आ जाता है। जैसे जनरल आर्ग्यूमेंट को हम इस तरीके से सिंपल थीटा नहीं लिखते हैं बेटा, उसको जनरलाइज्ड वे में हम उसके साथ ऐड करते हैं 2n पाई। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में भी करते हैं हम 2n पाई, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी वो साइकिल रिपीट करता है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन से क्लियर करवाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अब ध्यान से देखना बेटा, अगर हमने आर्ग्यूमेंट निकालना है, चलो पहले प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ। जैसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या रहता है बेटा हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारी माइनस, ये ध्यान रखना है आपने, माइनस पाई थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, इसके बीच में रहती है, माइनस पाई से पाई के बीच में। बस इसमें क्या होता है बेटा, ये जो इस तरीके से इसको थीटा से डिनोट कर दो आप, क्योंकि थीटा की अगर आप इस तरीके से ले तो अल्फा से डिनोट कर दो, डजंट मैटर। तो ये आर्ग्यूमेंट किस तरीके से रहता है बेटा, इसका मॉडुलस। और अब इसमें ऐड करते हैं हम 2n पाई स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, और साथ में क्या आ जाता है, tan इनवर्स b अपॉन a। ये हमारा क्या रहता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रहता है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में जनरली जब भी हम निकालते हैं तो जनरली हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पे फोकस करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही हमें देखने को मिलता है। अब इसके बनते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स। अब ये अलग अलग कोऑर्डिनेट में अलग अलग वैल्यू होल्ड करता है। जैसे प्लीज इग्नोर माय लाइन, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, हमें पता है वैल्यूज, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव रहते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रहते हैं। हमें क्वाड्रेंट के हमें ये साइंस पता है। तो यहाँ पे हमारा रहता है इस तरीके से, देखो यहाँ पे रहता है पाई वाला एंगल, यहाँ पे रहता है बेटा पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाता है हमारा माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। ये माइनस माइनस आपस में प्लस होकर इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं, माइनस पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे वैल्यू रहती है माइनस ऑफ थीटा। ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगी, इसका पीरियड इस तरीके से एक पर्टिकुलर वे में वेरी करता है। अब मैं आपको जो बताना चाह रही थी, अब मैं आपको वो बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कि आपने आर्ग्यूमेंट किस तरीके से सॉल्व करना है। अब मान लो बेटा मेरे को बोला गया कि मेरे को आर्ग्यूमेंट निकालना है 1 माइनस √3 आयोटा का, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं a माइनस a प्लस आयोटा b से, तो यहाँ से a क्या आ रहा है मेरे पास 1, और b क्या आ रहा है बेटा माइनस ऑफ √3। b क्या आ रहा है माइनस ऑफ √3। a और b की हमें वैल्यू मिल गई। अब हम अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, a कहाँ पे होता था और b कहाँ पे हमें पता है, तो a यहाँ पे इसमें आएगा, और ये वाला a का रहता था ना वैल्यूज, ये वाली b की, तो यहाँ पे a कहाँ आ जाएगा बेटा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ही है 1, तो b कहाँ जा रहा है, माइनस ऑफ √3 है। तो अगर पॉजिटिव होता तो इस साइड ऊपर वाली साइड आता, अब माइनस में है तो मान लेते हैं यहाँ कहीं ये वैल्यू लाई कर रहा है, माइनस ऑफ √3। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है बेटा, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट आ रहा है हमारा फोर्थ। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा नेगेटिव में चला जाता है, तो हमारे पास क्या आएगा, पीरियड कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, जो जनरल हमें वैल्यूज पता है किस तरीके से एंगल वेरी करता है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम थीटा का हमारा आर्ग्यूमेंट रहता है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 पाई माइनस tan इनवर्स पाई, या इसको b करो, b अपॉन ए, आपने x और y में नहीं, हमने b अपॉन ए में करा है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2 पाई tan इनवर्स माइनस ऑफ √3 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस ऑफ √3 का tan इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। अब √3 का यहाँ पे माइनस आ रहा है, बाहर क्या है हमारे पास, माइनस है, और ये मॉडुलस होता है, तो मॉडुलस में तो माइनस हमारा हमेशा पॉजिटिव में चला जाता है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 2 पाई माइनस tan इनवर्स √3। अब ये √3 tan इनवर्स की वैल्यू कब आती है, ये आती है बेटा π/3 पे। ठीक है, जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 3 3 6 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 3। ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट आ रहा है। लेकिन अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो क्वाड्रेंट होते हैं इस तरीके से यहाँ से चलते हैं, पाई, यहाँ पाई प्लस थीटा, यहाँ पे अगेन एक और पाई की वैल्यू ऐड हो जाती है, और यहाँ पे आके आ जाता है हमारा, यहाँ पहुँचते तो फिर से 2 पाई और 0 आ जाता है, ये 2 पाई माइनस थीटा आ जाता है हमारे पास। तो ये 360 डिग्री के बाद ये अपनी साइकिल रिपीट करेगा ना, फिर से उस वैल्यू पे पहुंचेगा, तो 360 डिग्री के बाद ये अपनी साइकिल जो है वो रिपीट कर देता है। तो अगर 360 डिग्री के बाद ये साइकिल रिपीट करेगा, 360 डिग्री को हम क्या लेंगे, 2n पाई, क्या आ जाएगा हमारे पास 2n पाई। अब पता चला क्यों ये 2n पाई हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 2 पाई 3 प्लस 2n पाई। ये बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने आपको करवा दिया, इतना कोई करवाता नहीं है अच्छे से डिटेल में। ये हमारे इस तरीके से रिजल्ट होल्ड करता है। आई होप आप सबको अब अच्छे से पता चल गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट, हमारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होल्ड करते हैं और किस तरीके से हम रिजल्ट वेरी करते हैं इनके। क्लियर? आई होप अब आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल कनेक्टिविटी के लिए एक कमेंट बॉक्स ही ऑप्शन है, तो आपने ज़रूर मेरे को बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट, अब कुछ एक प्रॉपर्टीज रहती है बेटा हमारे आर्ग्यूमेंट की, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि पहली बात तो ये है कि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर क्या आ जाता है हमारे पास, 0 प्लस 2n पाई, मतलब कि क्या रहता है, आर्ग्यूमेंट इसमें 0 रहता है। 2n पाई तो हम रिपीटेशन के लिए कर रहे हैं ना, एंगल के लिए, तो ये हमारा 0 रहता है रियल के लिए। नॉन नेगेटिव रियल के लिए क्या रहेगा बेटा, ये रहता है पॉजिटिव रियल के लिए, और नेगेटिव रियल के लिए हमारे पास क्या रहता है, पाई, इसकी वैल्यू क्या रहती है, पाई प्लस 2n पाई। अब प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए, जैसे आयोटा बाई सिर्फ या आयोटा बी, इनकी फॉर्म के लिए अगर y ग्रेटर देन 0 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा वाई क्या रहेगा बेटा, आर्ग्यूमेंट रहेगा π/2 प्लस 2n पाई। और अगर हमारा y लेस देन 0 है तो आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा आयोटा बाई का बेटा, वो रहेगा माइनस ऑफ π/2 प्लस 2n पाई। बस इसमें माइनस लग जाएगा। ये आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि क्या रहती है इसकी वैल्यू। मूविंग टू द नेक्स्ट, और मैंने आपको बता दिया कि आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे हैं, बस अब अगर इमेजिनरी ही नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट किस तरीके से, तो ये आपने प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट पता लगा लेना है कि ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड करता है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कंजुगेट या इनवर्स। अगर आर्ग्यूमेंट का कंजुगेट करें हम तो वो किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट z के, और जो फर्दर किसके इक्वल होता है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z के। ये याद आया, ये यहाँ से इस तरीके की प्रॉपर्टी हमने पीछे भी करी कि हमारा z का कंजुगेट किसके इक्वल आता है, अगर यूनिट मॉड्युलैरिटी याद आ रहा है, अगर 1 होगा तो 1/z के इक्वल आएगा, तो रिजल्ट उसके रिजेंबल में है बेटा, आपने इसको ध्यान रखना है। और अगर आर्ग्यूमेंट हम करेंगे माइनस ऑफ z का, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस पाई हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा। अगर उसी तरह पावर में बात करें बेटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू पावर n, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो ऊपर पावर होती है ये यहाँ पे आगे आ जाती है, याद आ रही है, ऐसे लॉग में भी करते थे हम, तो ये क्या आ जाती है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास n
आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर? ये पार वाला याद रखना है क्योंकि इस पे हमें आगे क्वेश्चंस में काफी हेल्प मिलती है इससे। मूविंग टू द नेक्स्ट कुछ एक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो पार वाला बता रही थी ना, वो कर लेते हैं डिस्कस। जैसे इसको इरेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखना बेटा, किसी भी नंबर की जैसे आर्ग्यूमेंट निकालना है हमें a प्लस आयोटा बी रेज टू पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आयोटा बी। अब आप 2 को सिर्फ आगे ऐसे ही रहने देंगे, आप इस टर्म का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे और उसको इस 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। मान लेते हैं इसका आर्ग्यूमेंट थीटा, तो वो 2 थीटा आ जाएगा और उसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2n पाई उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब चलिए, हमारे पास कुछ एक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से लिखा जाता है। अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास z1 और z2, उनके लिए हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है बेटा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी z इज इक्वल्स टू t z1 प्लस 1 माइनस t z2। यहाँ पे t बिलोंग करेगा हमारा r को। ये हम लिखते हैं जब पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं लिखना हो तो हमारे पास आ जाती है z माइनस z1, कोई स्टैंडर्ड z लेते हैं, अपॉन z2 माइनस z1, वो किसके इक्वल होता है कंजुगेट ऑफ z माइनस z1 का कंजुगेट, या इस तरीके से लिख लो z2 का कंजुगेट माइनस z1 का कंजुगेट। इस तरीके से नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म को मीट्रिक फॉर्म को हम लिखते हैं। और इन जनरल अगर आप ऐसे देखें कि अगर इन दोनों फॉर्म्स को रहने दें, अगर ये तो बहुत डिफर अगर कहीं आ गया तो ठीक है, मैंने आपको मेंशन कर दी कि क्या क्या रहती हैं, लेकिन जनरल जो फॉर्म रहती है हमारे पास इक्वेशन वो क्या रहती है a का मॉडुलस z प्लस a z का मॉडुलस प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो a होता है, a क्या रहता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो b रहता है बेटा हमारे पास, b क्या रहता है हमारे पास रियल नंबर होता है, ठीक है। अब जब इस तरीके से जो हमारे पास एक रियल नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जनरल हमारे पास जो फॉर्म आ जाती है हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम किस तरीके से लिखते हैं, तो ये हमारी एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। ये मैंने मेंशन कर दी, अगर आपको बाय चांस देखने मिल जाए इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता नहीं है, लेकिन मैं कुछ एक रिजल्ट्स हैं जो आपको अच्छे से करवा दूंगी। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके ऊपर आई थिंक CSIR नेट में 2016 में क्वेश्चन दिखा था, उसके बाद तो मुझे नहीं मिला इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो सेट का एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है, काफ़ी सालों बाद आता है एक तो, और ये बेसिक से एडवांस की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन मतलब बहुत लो लेवल का भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं, और आता वैसे भी सेट के नेट के कंपेरिजन में तो काफ़ी इजी आता है एग्जाम। तो आपने इसको इस तरीके से लेके चलना है कि अगर नेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है तो सेट में बनने के हाई चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारे पास 4 आयोटा, मॉडुलस के अंदर होता है लास्ट वाली टर्म ट्रिक 111, यहाँ पे करो z1 तो सामने लिख दो z1 का कंजुगेट, z2 का कंजुगेट, z3 का कंजुगेट। ये 3 पॉइंट होते हैं ना बेटा जैसे ट्राइंगल में बनते हैं, तो ये तीनों ABC, ये z1 z2 z3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहते हैं हमारे पास। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल रहता है। आपने कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यूज हैं उनके साथ उनके कंजुगेट लिख लेने हैं, और 4 आयोटा तो आपने डायरेक्ट बाहर निकाल ही लिया है। जस्ट अब डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करो और यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट आ जाएगा। अब कोलिनियरिटी की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए
सेम वही जो हमारा हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला, उसी के लिए जो हमने फॉर्मूला मॉडुलस वाला, सॉरी डिटर्मिनेंट के अंदर वाला लिखा हमने, मीट्रिक फॉर्म वाला, वो ही लिखना है आपने। इस अगर ये इसका डिटर्मिनेंट है, अगर ये इसको सॉल्व करके हमारे पास 0 आ जाए तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, हमारे कोलिनियर होते हैं। कोलिनियरिटी की हमारे पास कंडीशन होल्ड कर जाती है, और अगर नहीं आए 0 के इक्वल तो कोलिनियर नहीं रहते हैं हमारे पास। अब जर्नल फॉर्म हमारी इक्वेशन की भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर सर्कल की है तो किस तरीके से लिखते हैं, z माइनस जेड नॉट। यहाँ पे ये जो z नॉट होता है बेटा, ये सेंटर होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर? ये इक्वल्स टू होता है आर के। आर क्या रहता है हमारे पास, आर रहता है बेटा रेडियस। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है, हमारी जनरल फॉर्म रहती है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने की। z और z नॉट, ये हमारे पास z नॉट हमारे पास जो सेंटर वाला पॉइंट है उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो, और ये z हमारे पास जो नंबर दिया गया होगा वो। और ये हमारे पास अगर ओरिजिन पे हो, ओरिजिन पे हो तो सेंटर क्या आ जाएगा, 0 0 आता है ना बेटा, तो ये 0 प्लस आयोटा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास z माइनस 0 करके तो मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल आ जाता है, r। ओरिजिन पे हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है कि मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाता है हमारा, मॉडुलस ऑफ z आ जाता है r के इक्वल। क्लियर? लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा पेशेंस से बैठना है। अभी हम बहुत सी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे और अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस वास्ट है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा लेक्चर्स की ड्यूरेशन लंबा करना पड़ेगा बेटा। और मैं वैसे भी ऑलरेडी 2-3 दिन काफ़ी बाद लेक्चर ले, 2-3 दिन का गैप पड़ गया है हमारा। वीकेंड पे वैसे भी ऑफ हो गया था और मंडे को भी हमें अपलोड नहीं कर पाए। तो अब ये आज ट्यूसडे है, मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीक में अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट करवा दूँ मैं आपको, अच्छे से कॉन्सेप्ट, अच्छे से रिजल्ट और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूँ। और एक और चीज़ सोच रही थी कि मैं अगर आपको हो सके तो क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करवाऊँ, जैसे क्वेश्चन ऑफ द डे करके, या कम्युनिटी पोस्ट में आपको क्वेश्चन दे दूँ तो आप अगर सॉल्व करके आंसर देने दोगे क्या उसके, अगर आप मेरे को बताना कि अगर मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँ, 2-4-5 क्वेश्चंस डे के अगर आपको मिल जाए अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, काइंड ऑफ प्रैक्टिस शीट ही हो गया आपके लिए वो, तो मेरे को बताना आपकी, क्या मैं प्रोवाइड करवाऊँ आपको। चलिए अब कुछ एक ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हमारे पास होल्ड करती हैं, उनको देख लेते हैं। मॉडुलस से रिलेटेड ही होती हैं बेटा ये, तो चलिए देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे z1 और z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उनका मॉडुलस करेंगे वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू आएगा z1 प्लस z2 के। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी आती है हमारी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, उनके मॉडुलस को, वो हमेशा छोटा आता है उनके अपने पर्टिकुलर मॉडुलस के रिजल्ट से। ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा बेटा, छोटा आएगा। क्लियर? ये साइन पॉजिटिव रहता है। अगर यहाँ पे z1 प्लस z2 को ग्रेटर और इक्वल्स टू कब आएगा, अगर इसके z1 का मॉडुलस माइनस z2 के मॉडुलस का हम अगेन मॉडुलस कर दें, तो ये तब ये हमारा z1 प्लस z2 उसके मॉडुलस टर्म से क्या आ जाता है बेटा, ग्रेटर आ जाता है। अब ये तो आगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अब इसका रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी आता है कि मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 कब ग्रेटर और इक्वल टू आएगा, जब हम मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 को अगेन मॉडुलस कर देंगे, तब हमारा z1 माइनस z2 का मॉडुलस क्या आता है, ग्रेटर आ जाता है। ये आपने मस्ट, ये आपने पढ़नी ही पढ़नी है। इनमें क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट बेस में देखने को मिल जाती है, ऑप्शंस में डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा आयलर फॉर्मूला। ये क्या रहता है, जो मैंने करवाया था ना आपको कि कॉस थीटा वो पोलर फॉर्म, उसी में देखो ये रहता है ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास आयलर फॉर्मूला रहता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर इसका कंजुगेट कर दिया जाए, जैसे ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ आयोटा थीटा कर दिया जाए, तो वो क्या आ जाएगा बेटा,
कॉस थीटा माइनस अल्टा साइन थीटा, इस तरीके से इसका कंजुगेट रहने वाला है। और यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाती हैं बेटा, साइन और कॉस की निकाल सकते हैं आप। जैसे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू रहती है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर कंजुगेट माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू रहती है। उसी तरह सेम साइन थीटा की वैल्यू भी इसी तरीके से रहती है, बस यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाता है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस, आपने इस तरीके से याद रखना है साइन का एस और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट, एस से सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन, अब ये साइन है, साइन के साथ इमेजिनरी पार्ट आता है आयोटा, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 तो रहेगा लेकिन 2 के साथ क्या आ जाएगा आयोटा, ये हमारी क्या आ जाती है बेटा, साइन और कॉस की वैल्यूज आ जाती है। अब आइलर फॉर्मूला से हमें साइन और कॉस की वैल्यूज तो मिल गया, अगर हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई तो हम बाकी की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे हम tan की निकालें, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर, बस आपको ये ध्यान रखना है कॉस में साइन पॉजिटिव रहता है और यहाँ साइन का एस और सब्ट्रैक्ट नेगेटिव, या यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि माइनस आयोटा अगर कंजुगेट का आता है तो यहाँ पे साइन से एस से सब्ट्रैक्ट माइनस आ जाएगा और नीचे इसमें साइन के साथ हमेशा आयोटा रहता है तो ऊपर 2 आयोटा 2 रहेगा कॉस में और साइन में क्या रहता है बेटा 2 आयोटा, ये आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। क्लियर, अब इसका कुछ पार का खेल होता है, चलो वो समझ लेते हैं। जैसे ई रेज टू पावर अल्टा थीटा है, उसकी पार अगर मैं एन कर देती हूँ तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये एन यहाँ पे आ गया जाता है बेटा, ई रेज टू पावर आयोटा एन थीटा इस तरीके से आ जाएगा, और ई रेज टू पावर आयोटा को अगर हम रिमूव कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, इसको जब हम खोल के लिखें ई रेज टू पावर, तो ये ई रेज टू पावर आयोटा हमारे पास क्या रहता था, कॉस थीटा, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या रहती थी बेटा, कॉस थीटा, और साइन थीटा जाता था, अब यहाँ से ई रेज टू पावर आयोटा और थीटा में क्या आ रहा है ये एन थीटा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है। और सेम अगर इसकी नेगेटिव में पावर आ जाए बेटा, रेज टू पावर माइनस ऑफ एन, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा माइनस ऑफ एन थीटा, तो यहाँ पे अब वैल्यू जब क्या आ जाएगी, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। क्लियर, इस तरीके से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर पार नेगेटिव आ जाती है तो। अब ये एन कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हमारा ये फॉर्मूला nth पार के लिए इस तरीके से चेंज हो जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ये पार का खेल आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पार का खेल अक्सर एग्जाम में हमारा खेल बिगाड़ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन पार्ट्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, अब हम करने वाले हैं कुछ एक क्वेश्चंस और उसके बाद अभी कुछ एक और टॉपिक्स भी करेंगे, सब टॉपिक्स। अगर वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z प्लस आर्ग्यूमेंट z का मॉडुलस, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जहाँ पे z हमारा नॉन जीरो है, तो ये हमें रिजल्ट बताना है कि इसके लिए हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आता है, ये हमें सॉल्व करके बताना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या बोला गया बेटा, हमारे पास बोला गया कि आर्ग्यूमेंट z, ठीक है लिख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट z है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसकी वैल्यू हमें निकालनी क्या होती है। अब हमें पता है बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल आता है, पीछे पढ़ा था हमने, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट z, ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट में पढ़ा था, इसकी इक्वल आता है। अब अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ बेटा तो ये क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, किसके इक्वल आ रहे हैं, जीरो के। तो अगर इसको रीअरेंज करें तो यही हमारा क्वेश्चन था ना, कि आर्ग्यूमेंट और उसके
आर्ग्यूमेंट z का और z कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल आना चाहिए, तो हमारी वैल्यू क्या रही है बेटा 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, पता चला आपको अब कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारा कि वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पाई इज, आर्ग्यूमेंट पाई की वैल्यू क्या होती है, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू पाई है, कब रहता है, कब रहता है जब हमारे पास क्या हो रियल आर्ग्यूमेंट, यानी थीटा हमारा क्या रह रहा है आर्ग्यूमेंट पाई की वैल्यू कब रहती है, कब आती है जब हमारे रियल्स होते थे, याद आ रही है 0+2n पाई, यहाँ से इसको रिमूव भी कर दें तो 0+पाई, और ये यहाँ से क्या आ रहा था 0+पाई, तो ये हमारा किसके लिए होता था पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, याद आ रहा है रियल्स के लिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या रहती है बेटा, आर्ग्यूमेंट पाई की वैल्यू क्या रहती है, आर्ग्यूमेंट पाई कब आता है हमारे पास जब हमारा क्या रहता है नंबर क्या रहता है रियल रहता है। वेट आर्ग्यूमेंट पाई की वैल्यू, अच्छा यहाँ से 0, हाँ सॉरी रियल होते थे तब होती थी इसकी वैल्यू 0, या एग्जैक्टली वर्ड आगे पीछे हो गए, नंबर तो हमने सही निकाला था, रियल के लिए क्या निकाला था 0+2n पाई, यहाँ से सिर्फ पाई बचता था और ये यहाँ पे 0 आता था, तो आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू तो क्या हो जाती थी 10 वाली वैल्यू क्या आ जाती थी 0, रियल की कंडीशन में आती थी ना, तो आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि रियल के लिए आती थी ना, तो ये यहाँ से कंफ्यूजन हो गया कि रियल के लिए तो कंडीशन आती थी, वहां से रिजल्ट आया हमारा ये कि 0, लेकिन ये थोड़ी ना पूछा गया था कि किसके लिए आती है, ये पूछा था कि आर्ग्यूमेंट पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आर्ग्यूमेंट पाई की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास 0। ये दो प्रॉपर्टीज मिक्स हो गई थी अभी एक्सप्लेन करते करते, चलो मैं एक बार फिर से करवा देती हूँ, आपने डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप रिजल्ट, ये हमारा जो आर्ग्यूमेंट पाई की जो वैल्यू रहती है बेटा, आर्ग्यूमेंट पाई की वैल्यू रहती है हमारी 0। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट दिया गया है तो हमें बताना है, और एफ जेड दिया गया है, रियल पार्ट की वैल्यू बतानी है, इस एफ जेड के रियल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है एफ ऑफ जेड की, एफ ऑफ जेड की वैल्यू दी गई है हमारे पास 2 आयोटा जेड प्लस 6 जेड रेज टू पावर, सॉरी 2 आयोटा जेड और 6 जेड का कंजुगेट, और जेड की वैल्यू क्या दी गई है x प्लस आयोटा वाई। तो चलिए बेटा पुट कर लेते हैं, फंक्शन की लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड ये इरेजर ओके। फंक्शन की क्या दी गई है, एफ ऑफ जेड क्या दिया गया बेटा, एफ ऑफ जेड है हमारे पास 2 आयोटा जेड प्लस 6 जेड का कॉन्जुगेट, तो कर लेते हैं 2 आयोटा जेड की वैल्यू क्या दी गई है बेटा x प्लस आयोटा वाई प्लस 6 कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, यही आएगा ना बेटा, कॉन्जुगेट में नेगेटिव हो जाता है साइन, जो भी साइन यहाँ होगा उसको उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ 2 आयोटा x प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2y, ये ना इसलिए किया क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा -1 के इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस बाहर ले लिया और 2y आ गया मेरे पास प्लस 6x माइनस 6 आयोटा y, ये आ रहा है हमारे पास फंक्शन में वैल्यू पुट के। अब हमसे पूछा है रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड क्या आएगा, रियल पार्ट क्या आ रहा है बेटा, ये तो इमेजिनरी है ये भी इमेजिनरी है, तो रियल में क्या आ रहा है हमारे पास 6x और माइनस ऑफ 2y, तो मतलब क्या आ रहा है 6x माइनस 2y, ये हमारा क्या आ रहा है रियल पार्ट। कौन सी ऑप्शन में हमारे पास 6x माइनस 2y है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आपने मेरे को बताना है बेटा कि ये नंबर मेरा रेशनल है
इरेशनल है, इमेजिनरी है, ट्रांसकेंडल नंबर है, ये आपने मेरे को बताना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है मेरे पास, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा कि √2 देखा तो ऐसे बता दिया, क्योंकि साथ में ई रेज टू पावर आयोटा पाई भी है। तो थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे बेटा, अब हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, √2 ई रेज टू पावर आयोटा पाई। अब ई रेज टू पावर आयोटा थीटा से कंपेयर कर लें इसको, तो 2 वाला तो √2 तो वैसा का वैसा रहेगा बाहर, और √2 से अंदर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि आयोटा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है पाई, तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो यहाँ से √2 ये तो क्या हो जाता है -1, और इसकी वैल्यू क्या रहती है हमारे पास 0, तो ये क्या आ गया -1 √2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -√2। अब ये -√2 आ रहा है, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में, √2 हमारे पास क्या रहता है, इरेशनल नंबर। तो जहां से हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट, कि हमारा नंबर क्या है, इरेशनल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू -1 रेज टू पावर -2 आयोटा अपॉन पाई। हमने इसको सॉल्व करना है, हमें बताना है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। -1 रेज टू पावर क्या है बेटा, -2 आयोटा अपॉन पाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये -1 है, अगर मैं इसको ई में चेंज करूं, एक्सपोनेंशियल में चेंज करूं, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर आयोटा पाई रेज टू पावर -2 आयोटा अपॉन पाई। यहाँ से पाई से पाई, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -2 पहले से ही है, तो ई रेज टू पावर -2 इंटू आयोटा स्क्वायर करके -1, तो ई रेज टू पावर 2। हमारा कौन सा ऑप्शन ई रेज टू पावर 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ई रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, देखो यहाँ पे 2 आयोटा भी है, -2 आयोटा भी है, -2 भी है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, आयोटा स्क्वायर की -1, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। अब यहाँ पे -2 भी था ना, तो इनमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ई रेज टू पावर 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमने क्वेश्चंस कर लिए आर्ग्यूमेंट और इसके कि कैसे निकालते हैं, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे फंक्शन होते हैं। अब जो फंक्शंस होते हैं उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया, उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे मूव करते हैं बेटा। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। इस तरीके से हम फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लिखते हैं। यहाँ पे ये जो u है और ये जो v है, ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं जिनको हम इमेजिनरी फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, u वाला एक रियल पार्ट आ गया और साथ में आयोटा लग गया, तो ये हमारे पास इस तरीके से इमेजिनरी फंक्शंस को हम क्या करते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना, मतलब इसी तरीके से देखो बेटा, आयोटा भी इसी तरीके से स्टैंडर्ड होता था, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी तो कुछ इसी तरीके होगा। पहले रियल वाला पार्ट, ठीक है, आ गया रियल पार्ट, फिर उसके बाद इमेजिनरी वाला पार्ट आ गया, इमेजिनरी ये भी है, इमेजिनरी वाला पार्ट ये वाई। तो इस तरीके से हमने अपने फंक्शन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब ये तो हो गया जब हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ई रेज टू पावर जेड, इसी तरीके से आते हैं ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस बाय प्लस आयोटा साइन वाई। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन रहती है हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की।
किसकी रिप्रेजेंटेशन रहती है बेटा? ये रिप्रेजेंटेशन रहती है हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। हम इस तरीके से अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे क्वेश्चन हो जाते हैं इसकी रेंज और डोमेन के बारे में। इसकी रेंज और डोमेन के बारे में मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ, हेल्पफुल हो जाएगी। इसकी डोमेन क्या होगी बेटा? डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, कोई भी वैल्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरे को बोला है कि फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से जा रहा है, मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर -0 जा रहा है, ठीक है, तो रेंज क्या आएगी? तो फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी बेटा? रेंज क्या आ जाएगी? उस कॉम्प्लेक्स नंबर से जिस एक पॉइंट पे फंक्शन होल्ड नहीं करता है वही नंबर आपने माइनस कर देना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट इसमें जो है वो माइनस में जाए, जिस एक वैल्यू पे फंक्शन हमारा कहीं पे जाए, जैसे ई जेड को ही मैं फंक्शन ले रही हूँ ना, तो इस ई जेड के लिए मेरे पास डोमेन क्या आ जाएगी? वैल्यू तो मैं कोई भी सी की कोई भी वैल्यू कर सकती हूँ फंक्शन के लिए। तो फंक्शन जब मैं अप्रोच कर रही हूँ तो उसमें से जीरो को छोड़ के सब पे ये वैल्यूज होल्ड कर जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से हम क्या कर देंगे बेटा? जीरो को रिमूव कर देंगे, वो क्या हो जाएगी? हमारी रेंज हो जाएगी। क्लियर? अब ये जो, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर में हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक नहीं होते हैं, उनका कोई पीरियड नहीं होता है। लेकिन बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। इसको हम रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि इसमें दो फंक्शन हम लेके चलते हैं, जैसे ओमेगा के, इस तरीके से मैं कर लूँ पी ऑफ जेड, एक ये आ गया और एक आ गया क्यू ऑफ जेड, या एफ ऑफ, इस तरीके से भी करते थे ना फंक्शन, इस तरीके से याद रखना, ज़्यादा याद रखना इजी होते हैं। एफ और जी हमारे दो फंक्शन हम हमेशा लेके चलते हैं, उसी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन होती है बेटा कि ये जो जी ऑफ जेड है ये नॉन जीरो होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया तो नॉन डिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से होना चाहिए। और हमारे पास इसकी रेंज और डोमेन में आपको बता देती हूँ। रेंज में से इसकी वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से आ सकती है, लेकिन अगर कोई फंक्शन पर्टिकुलर किसी चीज़ पे डिफाइन किया, उसकी डोमेन में कुछ एक रिस्ट्रिक्शन है, तो रेंज हमारी उस केस में कोई भी एक पॉइंट जो है वो ओमिट कर सकती है। कोई जिस पॉइंट पे होल्ड नहीं कर रहा है तो रेंज कोई एक पॉइंट ओमिट कर देगी। जैसे रेंज हमारी इस तरीके से भी आ सकती है, जेड नॉट कोई एक पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन ये कंडीशन हो कि फंक्शन हमारा जीरो हो जा रहा हो, उस कंडीशन में उस पॉइंट को छोड़ के हर एक पॉइंट हमारे पास क्या आ जाती है बेटा? हर एक पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है? रेंज आ जाता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर से आ गया, इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है इसको। इसमें जो मैं आपको डिस्कस कर रही थी ना बेटा कि पीरियड आता है, इसका पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड होता है बेटा 2 पाई आयोटा, इमेजिनरी पीरियड होता है 2 पाई आयोटा, ये हमारे पास पीरियड रहता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये पीरियोडिसिटी होल्ड करती है। अगर आपको कुछ भी फंक्शन दिखा रहा है नीचे बोलोगे पीरियोडिक है, ये है वो है, तो अगर एक्सपोनेंशियल दिख रहा है तो सीधा सीधा कर दो पीरियोडिक, और इसका पीरियड होता है 2 पाई आयोटा। प्रॉपर्टी सीरीज, अभी तक तो ये जेड था, अगर इसको एन टर्म तक लेके जाए जेड को, तो इसकी सीरीज एक्सपेंशन क्या रहेगी बेटा? अगर मैं इसको एन टर्म तक लेके जाऊं तो इस सीरीज का एक्सपेंशन किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से ये सीरीज एक्सपेंड करेगी? ये इस तरीके से एक्सपेंड करेगी बेटा, ई जेड है हमारे पास, तो 1 प्लस जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन जेड रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, ये इस तरीके से आती है। तो इसको समराइज करके जब हम
एक्सटेंडेड जर्नल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, n 0 से इन्फिनिटी भाग रहा है और z रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये इसकी जर्नलाइज्ड टर्म होती है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, जब ये हमारा n टर्म तक जाता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन किस तरीके से, अभी मैंने ये निकालना भी दिखाए थे ना आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन और कॉस की वैल्यू, बस वही है बेटा, साइन और जो कॉस की जो वैल्यू है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे साइन जेड ले लेते हैं, चलो कॉस जेड, इसकी वैल्यू क्या थी, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा की जगह के लिए जेड लिया है फंक्शन, जेड अपॉन 2 आयोटा, और कॉस में क्या था, पॉजिटिव रहता है साइन और 2 आयोटा की जगह सिर्फ 2 रहता है, माइनस आयोटा जेड अपॉन 2, ये हमारा कॉस है। अब जब हाइपरबोलिक की बात आ जाए बेटा, हाइपरबोलिक साइन की बात आ जाए तो साइन में एच आ जाएगा जेड के साथ, साइन एच जेड। हाइपरबोलिक में क्या होता है बेटा, आयोटा रिमूव हो जाता है, ई रेज टू पावर जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ जेड अपॉन 2, और कॉस में भी क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक जेड सेम वैल्यू आ जाती है, रेज टू पावर जेड माइनस, पर इसमें साइन में नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव, ई रेज टू पावर माइनस जेड अपॉन, ये होल का अपॉन है बेटा, इस पूरे का अपॉन 2, ये पूरी टर्म का, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट क्या कहते हैं, होल्ड कहते हैं। ये आपको वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए। क्लियर? ये यहाँ पे मेंशन की गई है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा तो यहाँ से मैं और वैल्यूज भी हैं जो निकाल सकती हूँ। जैसे अभी मेरे को साइन और कॉस की वैल्यू पता है, तो अगर मेरे को सीकेंट की वैल्यू निकालनी हो, सीकेंट जेड की हमें पता है 1 अपॉन कॉस जेड होता है, तो कर देते हैं 1 अपॉन ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास क्या रहेगा, 2 अपॉन ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आयोटा जेड। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू निकाल ली। अब अगर मेरे को ये तो मेरी सेकेंड की आ गई, अगर मेरे को कॉसिकेंट की निकालनी है तो वो होता है 1 अपॉन साइन, तो 2 आयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 रेज टू ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आयोटा जेड। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसी तरह टेन की क्या आ जाएगी, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कर लेते हैं, तो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर आयोटा, सॉरी यहाँ पे जेड लेके चलते हैं, जेड पे कर रहे हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड, और साथ में जो 2 आयोटा में से कैंसिल आउट होके आयोटा बचा होगा वो। क्लियर? अब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वैल्यूज कैसे आई, मैं चलो पूरे प्रॉपर ही निकाल देती हूँ। ये इस तरीके से आई बेटा, टेन जेड की साइन जेड अपॉन कॉस जेड, साइन जेड की वैल्यू क्या थी, ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा अपॉन ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी हो जाएगा, ये ऊपर चले जाना था और ये नीचे, तो इस आयोटा के साथ ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन आयोटा इंटू ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड। क्लियर? अब पता चला किस तरीके से आए, इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम सेम कॉट जेड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर? पता चल गया आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर वैल्यू पूछी गई हो तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम गोज विद हाइपरबोलिक फंक्शन, हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो हम बाकी की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इजीली। जैसे हाइपरबोलिक में कर लेते हैं एक, जस्ट अ सेकेंड, एक हाइपरबोलिक वाली भी कर लेते हैं। जैसे मेरे को पता था कि साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू क्या थी बेटा, ई रेज टू पावर जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ जेड अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू क्या थी बेटा, ई रेज टू पावर जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ जेड अपॉन 2। अब पीछे हमने 10 तक निकाली थी, कॉट वजह था, तो चलो इसकी कॉट की निकाल लेते हैं।
कॉट जेड क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड अपॉन साइन हाइपरबोलिक जेड, यही आएगा बेटा। ई रेज टू पावर जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ जेड अपॉन टू, अपॉन ई रेज टू पावर जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ जेड अपॉन टू। इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ई रेज टू पावर माइनस ई रेज टू पावर जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ जेड अपॉन ई रेज टू पावर जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ जेड। ये मेरे पास क्या आ गई, कॉट हाइपरबोलिक एच की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन की जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हमारे पास आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन, ये जो लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं ये हमारे पास किस तरीके के होते हैं, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक वाले जो फंक्शन होते हैं ना बेटा, इनका जो पीरियड होता है वो 2n पाई आयोटा या 2 पाई आयोटा भी कह सकते हैं, लेकिन n पाई क्योंकि ये वेरी करती है इंटीजर में इसकी वैल्यू, तो 2n पाई आयोटा हमारे पास इसका क्या रहता है, पीरियड रहता है हाइपरबोलिक फंक्शन का हमारे। ठीक है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास क्या रहते हैं बेटा, लॉग जेड किसके इक्वल आता है बेटा, नेचुरल लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2k पाई। अब इसको ध्यान से देखना बेटा, ये 2k पाई वही है 2n पाई, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, 2k पाई ले लो या 2n पाई ले लो, डजेंट मैटर। यहाँ पे डेफिनेशन में k था तो मैं यहाँ पे k इसलिए लिखा, भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ बहुत ही बेसिक इजी तरीके से। ये 2n पाई और कुछ नहीं है, जो हमारा 2n पाई हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए लेते थे ना, थीटा प्लस 2n पाई, ये वही है बेटा। थीटा प्लस 2n पाई क्या है आ जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखा गया है, इसको आप इस तरीके से समझो, नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जेड का आपने नेचुरल लॉग निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है जेड का, और कुछ भी नहीं। यही हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन रहता है। क्लियर। क्लियर हुआ बेटा आपको कि लॉगरिदमिक फंक्शन क्या रहता है हमारे पास, और इसका जो ये पीरियड रहता है ये भी 2n पाई आयोटा के इक्वल रहता है हमारे लॉगरिदमिक फंक्शन का। और इसको लिखते कैसे हैं, पहले फंक्शन हमारे पास किस तरीके से होता है, या तो लॉग में डायरेक्ट दिया हो या तो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा हो, उसको हम फिर लॉग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि ये बेसिकली है क्या, कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपका नेचुरल लॉग है और ये आर्ग्यूमेंट है। मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ, ये इसको इन्होंने इस तरीके से डिनोट किया है, लॉग जेड इसके इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, इस तरीके से अब हम करेंगे इसको सॉल्व। और ये आर्ग्यूमेंट हमारा क्या रहता था, थीटा प्लस 2n पाई। यहाँ पे n क्या था बेटा, नेचुरल नंबर था, कोई भी वैल्यू ले सकता था, 1 2 3 कोई भी वैल्यू अप टू सो ऑन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन रहता है क्योंकि हमारे पास, इसीलिए। तो चलिए अब इसके कुछ एक मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे ध्यान से देखना बेटा, लॉग 1 प्लस आयोटा है, मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करूँगी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, यही करूँगी। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका जब हम नेचुरल लॉग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 के इक्वल प्लस आयोटा। अब ये आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू लिखें तो आर्ग्यूमेंट क्या रहता था हमारे पास, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो ये क्या रहा है 1 अपॉन आयोटा प्लस 2n पाई साथ में चलता था बेटा, यही चलता था ना, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ √2 को 2 रेज़ टू पावर 1/2,
लिख सकती हो ना बेटा? अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा, और ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस 2n पाई। ये कब आता है हमारे पास पाई बाय 4 पे, नेचुरल लॉग 2⁻1/2। अब यहाँ से ये क्या आ गया, आयोटा पाई बाय 4 पे और 2n पाई। अब ये जो ये लॉग वाली वो प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास क्या था 2⁻1/2 है तो ये 1/2 आगे आ जाएगा और ये इस तरीके से 2 लिख सकते हैं ना। तो ये वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो चलो बेटा यूज कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 आ गया आगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस आयोटा पाई बाय 4 प्लस 2n पाई। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, एंड रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारा क्या आ गया, लॉगरिदमिक फंक्शन का सॉल्यूशन आ गया। क्लियर लग गया बता आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना बेटा, मैं फिर से सॉल्व करवा दूंगी आपको। अब जैसे कोई और फंक्शन ले, जैसे मैं ले रही हूँ आयोटा रेज टू पावर -2 आयोटा, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ई की फॉर्म में कर देंगे, लॉग आयोटा रेज टू पावर किस में आ जाएगा, -2 आयोटा, यही आ जाएगा ना बेटा रेज टू पावर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, ई लॉग आयोटा रेज टू पावर -2 आयोटा था, तो ये -2 आयोटा के यहाँ आ जाएगा आगे, -2 आयोटा लॉग आयोटा। तो ये किस तरीके से लिखा गया, -2 आयोटा लॉग आयोटा। तो इस तरीके से पार को हम रीअरेंज कर सकते हैं। चलो एक साइन फंक्शन के लिए करवा देती हूँ, जैसे साइन लॉग आयोटा रेज टू पावर आयोटा है, तो इसको किस तरीके से लिख लेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, साइन आयोटा, ये आगे आ जाएगी साथ में लॉग आयोटा। तो इस तरीके से हम अपने पार्ट्स को जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को आई थिंक मुझे यहीं स्टॉप करना चाहिए। कल हम एनालिटिकल फंक्शन पे चलेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, सीआर इक्वेशन वगैरह, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम धीरे धीरे थोड़ा हायर लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। कल थोड़ा रिवीजन भी करवाऊंगी मैं आपको, रियल और कॉम्प्लेक्स फिर से एक दूसरे से इंटरलिंक करवाऊंगी, कुछ चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी दोबारा रियल के साथ। जैसे रीमन में भी करी थी हमने रिवाइज, जब हम नॉर्मल इंटीग्रेशन से रीमन की ओर बढ़े थे तब भी हमारी वो चीज़ें रिवाइज हुई थी, और कल फिर से कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज होने वाली हैं। और आई थिंक अब तक तो आपने 2-3 दिन अगर आपकी क्लास नहीं लगी तो रियल एनालिसिस तो अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा आपने रियल एनालिसिस का, तो और अच्छे से अभी इन चीज़ों को करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपको पता है आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियो मिले। शेयर करना है बेटा, जितना हो सके उतना शेयर करना है बाकी लोगों के साथ भी, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। बच्चे हज़ारों रुपए फीस देते हैं इस तरीके के कंटेंट को पढ़ने के लिए, कोचिंग वालों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बेटा। और कमेंट करके मुझे आपने प्रॉब्लम बतानी है अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, और ये भी बताना कि आप कहाँ से हो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। इस वीक हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे, तो आपने घबराना नहीं है, अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा सब। आपने बस हमारे साथ बने रहना है, हमें सपोर्ट करते रहना है, और लोगों के साथ भी शेयर करना है ताकि और भी लोग हमसे आके जुड़ सकें। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।